ठीक है, तो अभी ये कर लेते हैं। क्या क्या दिया था क्वेश्चन? 3 GMs बिटवीन 1 and 9। तो आप क्या फार्मूला यूज किया सब लोगों ने या पूरा जीपी लिखा? ठीक है, तो मैं जीपी लिख के भी बताता हूँ। दोनों चीजें आसानी है, आपके दिमाग में दोनों रहनी चाहिए। तो ये फर्स्ट G1, G2, G3 और फिर नहीं 1 और कितना बोला है, दिख ही नहीं रहा, 9। ये जीपी होगा क्या? अब जीपी तो आपको आता है ना, तो अब जीपी का फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 9 है, बट लास्ट टर्म मतलब फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी। सो फर्स्ट टर्म मीन्स 1 इंटू r⁻5 - 1 should equal to 9 मीन्स 1 इंटू r⁻4 शुड बी 9। तो r का वैल्यू 9⁻1/4। डायरेक्ट फॉर्मूला से लिखोगे तब भी यही आएगा, 9/1 द होल रेस्ट टू 1/n+1। और 9 क्या होता है? 3 स्क्वायर। तो 3⁻½ बचा क्या? उसको हम लोग √3 बोल सकते हैं। √3 आया सबका कॉमन रेशियो। तब कॉमन रेशियो आ गया तो G1 क्या होगा? 1 इंटू √3, G2 विल बी 2 इंटू √3 एंड G3 विल बी सॉरी हाँ √3 इंटू √3 और फिर एक और √3, तो वो √3 क्यूब होगा क्या? तो ये नंबर तो √3 रहेगा, इसको 3 बोल सकते हैं और ये 3√3। तो 3 GMs आर √3, 3 एंड 3√3। किसके किसके तीनों करेक्ट आए? ओके, बाकी लोग के गलत गए? हाथ नीचे कर लो। कुछ डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो अभी। नहीं है तो अगला क्वेश्चन। इफ AM of two numbers A and B, if AM of two numbers A and B is 15, if AM of two numbers is 15, ऐसा लिखते हैं वैसे, AM of two numbers A and B is या इक्वल टू भी लिख सकते हैं 15 एंड GM of two numbers AB is 9। फाइंड A and B। चलो किसका किसका आगे हाथ ऊपर करें? ओके ठीक है, तो गिवन है AM is 15, सो टू नंबर्स का AM क्या होता है? A + B/2 इस कितना गिवन है? 15। सो A + B is equal to 30। इक्वेशन 1 दे सकते हैं ना हम उसको। देन सेकंड वाला क्या दे रखा है? GM। तो ये GM ऑफ A, B विल बी कितना होगा? √AB एंड इट इज 9 ना। सो स्क्वायर करेंगे तो A इंटू B कितना है? 81। तो आपके पास A + B है एंड A इंटू B भी है। किसी भी इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से B का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो वैल्यूज आ जाएगी। सो B जस्ट 30 - A, किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे? AB इज इक्वल टू 81 में। तो A इंटू 30 - A इक्वल टू 81। डायरेक्ट लिखो क्या? मल्टीप्लाई करते आता है ना सबको। तो A² - 30A + 81 इक्वल टू 0। तो इसके दो फैक्टर्स आ जाएंगे, A - 27 एंड A - 3। सो A के वैल्यूज 3 और 27। तो अगर A 3 रहेगा देन B ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 27 और यहाँ पे 3 हो जाएगा। मतलब टू नंबर्स विल बी 3 एंड 27। किसी का भी नाम A दे दो, B दे दो आप। कुछ डाउट है अभी? नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। इफ 10 GMs are inserted between, if 10 GMs are inserted between, नंबर बताओ कोई से अच्छे। 10 के लिए सोचना मुश्किल है। नहीं 100 नहीं रे, ऐसा GM बोल रहे हैं, AM थोड़ी ना।
एक काम करो 1 एंड नहीं 10 GM बोले ना अभी। हाँ ठीक है, तो 10 GM मतलब वो b बाय a का पावर कितना आने वाला है 1/11। हाँ तो 2 to 11 ले लेने का उसको। हाँ तो नंबर्स ले लो बिटवीन द नंबर्स 1 and 2048। इफ क्या बोला है, if 10 GMs are inserted between 1 and 2048, then find the 7th GM and sum of all GMs. 7th GM and sum of all GMs. G7 R6 क्यों है, R/6 क्यों आएगा बेटा? G7 will be 8th term of series ना। नोट्स पढ़ लिया करो यार कभी। A1 G1 G2 बीच में G7 आएगा, फिर G10 और लास्ट में 2048 होगा। ये बहुत अच्छे से लिखवाया था। G7 will be A into R/7, तो R will be 2048 by 1 द होल पावर 1 बाय कितना 11। ये 10 + 1 करना पड़ रहा है, ये समझ में आता है क्यों 10 + 1 कर रहा है? बिकॉज 10 इज द नंबर ऑफ GMs, करेक्ट। तो कितना होगा ये 2 raised to 11 द होल raised to 1/11 दैट इज 2। ऐसे किया बस R मिल गया। देन G7 कितना आएगा 1 into R/7 ना। द फर्स्ट G1 विल बी A into R, तो R/7 दैट इज 2/7 कितना होता है 128। एंड सम ऑफ GMs, तो 2 ऐसे सॉल्व करने के, या तो आप GM में से सॉरी टोटल GP के सम में से फर्स्ट और लास्ट टर्म का वैल्यू माइनस कर दो, या फिर जस्ट जीपी को लिख लो और उसको वो भी तो जीपी है, तो फिर उसको सॉल्व कर लो। तो क्या किया तुम लोगों ने, टोटल जीपी में से 2 टर्म्स माइनस किए। ओके वो भी चलेगा, या फिर डायरेक्टली भी जीएम लिखोगे तो आपको जो सम निकालना है वो ऐसा है ना G1 G2 G3 टिल GN ना, मतलब G10। डायरेक्टली भी कर सकते हो, उधर से माइनस करोगे टोटल दोनों सेम ही है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो G1 कितना होगा A into R, मतलब कितना 2, बस ऐसे ही चलेगा। तब इसका सम कितना आएगा, द फर्स्ट टर्म इज 2, कॉमन रेशियो इज ऑल्सो 2, नंबर ऑफ टर्म्स इज 10 - 1 by 2 - 1 2046। इसका नहीं आया नोट कर सकते हो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। वो डाउट सेशन, अच्छा ओके, मतलब डाउट सेशन किसी के भी रहे तो आप अटेंड कर सकते हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि मेरे ही रहे। अगर किशन सर के भी है तो आप लॉग के या जो टॉपिक्स में पढ़ा रहा हूँ वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। मतलब अभी शायद इस वीक में है किसी का डाउट सेशन, मेरा तो नहीं है। नेक्स्ट वीक में आई थिंक किशन सर का रहेगा। अभी क्लास में डाउट डिस्कस करेंगे ना, फिर वो पूरा क्लास डाउट्स में ही चला जाता है। लास्ट के हाँ और भी लोगों को डाउट्स थे ना लॉग में, लास्ट बेंच लॉग में डाउट्स थे ना, इनइक्वालिटीज, मॉडुलस इनइक्वालिटीज। ओके लास्ट के 30 मिनट्स करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो, if x and y be two real numbers, and n geometric means are inserted between x and y,
ठीक है, n geometric means are inserted between x and y. Now x is multiplied by k. X is multiplied by k. And now x is multiplied by k and y is multiplied by 1 by k. X is multiplied by k and y is multiplied by 1 by k, and then n GMs are inserted. And then n GMs are inserted. Then find the ratio of nth GMs in the two cases. जो केस है ना अपने पास, एक बार में वो k और 1 by k मल्टीप्लाई किया, एक बार नहीं किया, उसके nth GMs का रेशियो. हाँ, बस इतने क्वेश्चन था. अरे के टर्म्स में आएगा ना. अच्छा 1 1 तो 1 1 के थोड़ी दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, एक x के साथ k है तो y के साथ 1 by k है ना. ऑप्शन में 1 1 तो आएगा, कंफर्म है. -1 घर मार्क्स लेके जाओगे तुम. अच्छा होमवर्क में ना थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं. वो 40 to 80 दिया था ना, 44 to 83 कुछ, तो वैसा ना करके आधा पार्ट एपी का रहेगा, आधा जीपी का रहेगा. सो अभी पहले एडवांस लेवल नहीं दे रहा हूं मैं, बाकी चीजों का भी बेसिक लेवल दे रहा हूं. तो लिखो क्वेश्चन, होमवर्क वाले क्वेश्चन से एक बार नोट कर लो. So 62 to 75 अरिथमेटिक में इनके थोड़े ज़्यादा चाहिए थे. प्रॉपर्टीज ऑफ एपी बाद में देंगे. और फिर मतलब बाकी की भी चीज़ें मिलेगी, बाद में मिलेगी. प्रायोरिटी अभी ये है. फिर 108 से लेकर 135. उसमें से कुछ कुछ चीजें दिखेगी, वो हटा देना अभी जो नहीं पड़ी है. ये समेशन वगैरह का साइन अगर हमने नहीं रीड किया है तो आप स्किप कर सकते हो. ओके, ये होमवर्क नेक्स्ट वीक का, और अभी वाला होमवर्क हम चेक करने वाले हैं. नोटबुक्स लाओ ना. हाँ, बाहर निकाल के रखो, मैं चेक करूंगा अभी. ये होमवर्क नोट किया. द सेम फाइल, क्वेश्चन नंबर 62 to 75, देन 108 to 135. मतलब थोड़ा सा एम एंड जीपी है, थोड़ा सा जी, हाँ थोड़ा जीपी प्रैक्टिस करके आओगे नेक्स्ट क्लास तक तो अच्छा है. चलो क्या आंसर आया क्वेश्चन का? के टर्म्स में ना. हाँ, के टर्म्स में आएगा. क्या आया? एक मिनट चेक करने दो. के रेस टू n - 1 by n + 1 सही है. फिर किसका आंसर आ गया? 1 2 3 4. क्या आया? क्या आंसर आया? करेक्ट. इधर से किसी का नहीं आया? अरे तो उल्टा किया ना. फिर
चलो देख लेते हैं। अच्छा nth gm चाहिए तो उससे पहले r निकाल ले क्या? सो इसका r कितना आएगा बता सकते हो? यस y by x द होल रेस टू कितना? 1 by n plus 1। देन nth gm कितना आएगा? gn x इंटू r रेस टू n, यही होता है nth gm। सो x इंटू r रेस टू n, सो x इंटू y बाय x द होल रेस टू 1 बाय n प्लस 1। द होल पावर में n, तो यहां पे n आ जाएगा। अच्छा इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं बट बाद में करेंगे क्योंकि चीजें वैसे ही कैंसिल आउट होने वाली है। तो अभी इधर का कैलकुलेशंस कर लेते हैं। इधर का कॉमन रेशियो कितना आएगा? मान लो ये r1 था, दूसरे वाले का r2, तो y बाय k इंटू के एक्स द होल रेस टू 1 बाय n प्लस 1। सो इट विल बी y बाय x, हाँ y बाय k स्क्वायर इंटू x रेस टू 1 बाय n प्लस 1। देन अगेन gn इसका कितना आएगा? हाँ k इंटू एक्स इंटू ये सब, तो y बाय k स्क्वायर x का पावर n बाय n प्लस 1 ना। द सेम a r रेस टू n, सो n पावर में इधर भी आएगा। अब इन दोनों का रेशियो पूछा है। n नहीं, n ही है, हाँ n ही है दोनों जगह पे। तो अभी दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं। इसको कुछ दे दो ऐसा, तो रेशियो विल बी gn डिवाइडेड बाय gn डैश। तो gn कितना आएगा? x इंटू वाई बाय एक्स का पावर n बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय k इंटू एक्स इंटू वाई बाय k स्क्वायर x का पावर n बाय n प्लस 1। तो अब इसमें भी बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट हो रही है। हाँ सब x और y कैंसिल आउट ही होने वाला है। तो ये x और x गया और इन दोनों का कंबाइंड पावर n बाय n प्लस 1 ही है, तो मैं उसको कंबाइंड तरीके से लिख सकता हूं 1 बाय k, ये न्यूमरेटर का y बाय x, डिनोमिनेटर का y बाय k स्क्वायर x, और इस दोनों का पावर होगा n बाय n प्लस 1। तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, y x दोनों का कैंसिल आउट ना, बट ये k स्क्वायर जो सबसे डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो इट विल बी 1 बाय k इंटू के स्क्वायर पावर में n बाय n प्लस 1। अब इतना तो एक्सपोनेंट्स आता है ना सॉल्व करते हुए, अगर बस हो जाएगा इतना। तो ये क्या लिखा हुआ है? k का पावर में 2n बाय n प्लस 1, और डिवाइड वाला k की वजह से इधर एक -1, डिवाइड वाला माइनस में जाता है ना। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हुआ? k रेस टू n माइनस 1 बाय n प्लस 1। तो डिवाइड में कुछ नहीं है, मतलब 1 लिखा है। सो द रेशियो इज k रेस टू n माइनस 1 बाय n प्लस 1 इज टू 1। कुछ डाउट है? ओके चलो थोड़ा और आगे बढ़े। नहीं बढ़ने का? अच्छा लिख लो, चलो लिख लो। ऊपर का तो लिख लिया था ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए बी सी आर इन जीपी, if A, B, C are in GP and X is the AM between A and B,
ABC are in GP and X is the AM between A and B, कॉमा लगा के आगे Y is the AM between B and C. X is the AM between A and B, Y is the AM between B and C. Then find the value of K if one by X plus one by Y is equal to K by B. जस्ट इक्वेशंस फॉर्म करो और फिर जो इक्वेशंस दिखेगी उनको सॉल्व करो. तो पहला स्टेप तो दिख ही सकता है ना, इक्वेशंस फॉर्म करनी है, बस पहला वही है. जा सकते हैं बिल्कुल. नोट करना है. कुछ डाउट है उसमें? कुछ डाउट है उस पर? अरे यार, so the first step will be let common ratio is R. So three terms will be AR square. So basically B is AR and C is AR square. So आपका एक वेरिएबल तो एलिमिनेट हो गया, A and R ही बचेंगे. Then X will be A plus AR by 2 and Y will be AR plus AR square by 2. फिर वहां से सॉल्व करो तो आएगी चीजें. मतलब K का वैल्यू 2 बाई बी. हाँ, अपोजिट में 2 बाई बी आया है ना, तो K तो जस्ट कंपेयर करके 2 मिलेगा. 2 बाई बी स्क्वायर आ रहा है तुमको? हाँ तो सही आया आंसर, बस रीड करते नहीं आ रहा है तुमको. चलो आगे बढ़े थोड़ा सा. ये हो गया सबका? नहीं, सबका कैसे ही हुआ है, दो लोगों का ही हुआ है ना अभी. किसका इसका आंसर आया? 1 2 3 आया. कितना आया? हाँ, कंपेयर ही तो करना है एंड में. तो आया तो सही आया बेटा. अरे 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 अरे, ये क्या हुआ? कुछ और ओपन कर लिया क्या मैंने? क्या? तो गिवन था तो ए बी सी आर इन जीपी. सो लेट कॉमन रेशियो इज आर है तो फर्स्ट हम ए ही रखते हैं एंड बी इज इक्वल टू ए आर, सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर. सपोज कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन तो कुछ है नहीं, तो 1 बाय वाला केस, मतलब सॉरी 1 बाय ए आर कुछ था ना, ए बाय आर आर, और हाँ वो सपोज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज मल्टीप्लीकेशन का तो उन्होंने कुछ वैल्यू दिया ही नहीं है. तो जस्ट थ्री टर्म्स आर ए आर एंड ए आर स्क्वायर. Then X is the AM. Then X is the AM between A and B. That is A plus B by 2. So it will be A plus AR by 2, or we can say A into, yeah, A by 2 into 1 plus R. Correct? इधर देखेंगे तो शायद समझ जाएगा. नहीं है. Y कितना आएगा बताओ?
वो तो तुमको पता है ना. Y is the AM of B and C. So it will be B plus C by 2. So it will be AR plus AR square by 2. और सिंप्लीफाई हो रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है. A into R by 2 तो रहेगा ही. So 1 plus R. देन उन्होंने क्या पूछा है? अरे क्या पूछा है उन्होंने? 1 by x plus 1 by y ना. So यहां से आप क्या कैलकुलेट करोगे? 1 by x plus 1 by y. Then just substitute value of x and y. So x is b plus c by 2 or sorry x is a plus b by 2, that is a into 1 plus r by 2 ना. तो उसका रेसिप्रोकल सब्स्टिट्यूट होगा क्या? So it will be 2 by a into 1 plus r. Okay? Plus 1 by y will be 2 by AR into 1 plus R. तो अभी दोनों ऐड हो रहे हैं, दोनों में कुछ तो सिमिलरिटी है ना. तो ये 2 by A कॉमन आ गया. देन इट विल बी 1 by, डायरेक्ट ऐड करो क्या? एडिशन आता है ना सबको. सो द डिनोमिनेटर विल बी AR into 1 plus R. इधर न्यूमरेटर में क्या आएगा? 2R. एक R एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हुआ ना, प्लस 2. करेक्ट. इधर से 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 इंटू आर प्लस 1 बाय ए आर इंटू 1 प्लस आर. तो r प्लस 1 एंड 1 प्लस आर तो सेम ही होता है. सो इट विल बी 2 बाय ए आर. बट ए आर तो b था. a was the first term, AR is b ना. So it will be 2 by b. तो आपके पास रिलेशन आया 1 by x plus 1 by y is equal to 2 by b. So the required k is 2. कंपेयर करके बस करने का था. ठीक है, समझ में आया अभी? हाँ वो भी ठीक है, कैसे भी कर लो, कैसे भी कर लो. थोड़ा बहुत जीपी सॉल्व कर लोगे तो ओरल भी कर लोगे. ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, वो छोटा सा है. और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाते हैं तो हम तो कुछ नंबर ही ले लेते हैं. ऐसे नंबर ही सपोज कर लो ना, क्या दिक्कत है, बढ़िया काम हो जाएगा. तो अगला हेडिंग डालो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन. HP AP हुआ, GP हुआ, अब HP जेई मेंस के सिलेबस में नहीं है, एडवांस में है. सीटी में सीरीज है या नहीं मुझे देखना पड़ेगा. अगर सीक्वेंस एंड सीरीज सीटी में है ही नहीं तो HP वहां पे भी नहीं आएगा. बट बाकी सारे एग्जाम्स लाइक बीट्स, VIT वो सब में है. तो जेई मेंस में नहीं है HP. हाँ बहुत सारी चीजें ऐसी है जो जेई मेंस में नहीं है, सीटी और एडवांस दोनों में है. सबसे ज्यादा सिलेबस मैथ्स का जो है वो है सीटी. ठीक है, मतलब नंबर ऑफ टॉपिक्स और सब टॉपिक्स के नाम देखेंगे तो सबसे ज्यादा सिलेबस है सीटी का, फिर उससे थोड़ा कम है एडवांस का और सबसे कम है जेई मेंस का. बहुत सारी चीजें डिलीट हो गई लास्ट 2-3 इयर्स में, सिलेबस रिड्यूस हो गया है. पर पढ़ना तो सब कुछ ही पड़ता है, क्या करें, किसी ना किसी एग्जाम में तो आ ही रहा है ना. चल हेडिंग डाल लो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ये बहुत छोटा सा है, इसमें कोई ज्यादा चीज है भी नहीं. देखो इसके सामने if reciprocal of all terms of a series is in AP, if reciprocal of all terms of a series is in AP, then that series is called HP.
डेफिनेशन के नाम पे इतना ही है, इसका खुद का कुछ प्रॉपर्टी नहीं है अलग से, ये सिर्फ एपी का रेसिप्रोकल है। इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी हम लोग एपी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब जब भी आप एचपी का क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा या फर्स्ट टास्क होगा उसका रेसिप्रोकल लेना, जिससे वो रिजल्टेंट या करस्पॉन्डिंग एपी क्रिएट हो जाए। देन जो भी प्रॉपर्टीज है उस एपी के लिए है, और एपी आपको आता है, एपी आता है ना, करेक्ट। तो बस अब अगर मैंने एचपी में लिखा, मतलब कुछ ऐसा बोला है अभी, इफ एक्स वाई एंड जेड आर इन, या ए बी सी लेते हैं, इफ ए बी सी आर इन एच पी देन इनका रेसिप्रोकल कौन होगा? इस टर्म का रेसिप्रोकल 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी विल बी इन AP. The reciprocal of HP will be AP. उल्टा भी होगा, AP का रेसिप्रोकल HP. कोई कंफ्यूजन? तो अब यहां पे अगर ये 3 टर्म्स HP में है तो सॉरी ये 3 टर्म्स अगर AP में है तो इनमें कॉमन डिफरेंस आएगा। अब जो भी चीज सॉल्व करनी है इसके लिए करनी है। सो यहां पे कॉमन डिफरेंस आता है, सो 1 बाय B माइनस 1 बाय A शुड बी 1 बाय C माइनस 1 बाय। कोई कंफ्यूजन? हाँ सॉरी 1 बाय बी होगा, तो एलसीएम ले सकते हैं a माइनस बी, या क्यों लेने का, पहले b को इधर लाओ, a को उधर शिफ्ट करते हैं, तो 1 बाय बी प्लस 1 बाय बी इज इक्वल टू 1 बाय सी प्लस 1 बाय ए। सो 2 बाय बी इज इक्वल टू a प्लस सी बाय ए सी। समझ में आया क्या? अच्छा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो या b बाय 2 इज इक्वल टू ए सी बाय ए प्लस सी। देन b का वैल्यू कितना आया? तो यहां से अगर हम बोलेंगे कि अगर ए बी सी एच पी में है देन b विल बी 2ac बाय ए प्लस सी, करेक्ट? तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इफ ए बी सी आर इन एच पी देन 1 बाय 1 बाय सी विल बी इन ए पी एंड b इक्वल टू कितना होगा? 2ac बाय a प्लस सी, वेयर b इज कॉल्ड दी, बताओ क्या बोलेंगे b को? हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड c। समझदार हो? तो अब जनरल सीरीज तो आपके पास AP के लिए होती है ना, a प्लस डी a प्लस डी a प्लस 2d। इधर HP के लिए डायरेक्ट वैसा नहीं है, और रेसिप्रोकल में सीरीज चलेगी 1 बाय a 1 बाय a प्लस डी। हो गया ये लिख के? तो अगर मुझे जनरल टर्म लिखना है तो क्या आएगा? अगर मान लो फर्स्ट टर्म 1 बाय ए है, ऊपर वाला कहानी अलग था, अभी उसमें हमने एपी का सॉरी एचपी का फर्स्ट टर्म लिया था ए, अभी मैं एपी का फर्स्ट टर्म ले रहा हूं ए। सो एफ ए प्लस डी a प्लस 2d इन AP, ये सब AP में है ना। देन इनका रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1 बाय ए 1 बाय a प्लस डी 1 बाय a प्लस 2d विल बी इन HP। तो अब यहां पे डिनोमिनेटर में जो सीरीज चल रही है उसका जनरल टर्म लिख सकते हो क्या आप? लास्ट बेंच बताओ बेटा, सेकंड लास्ट बेंच बताओ। कल तुम वो पेन वो लेके आ रहा है क्या, राउंडर है ना? ऐसा रख देने का राउंडर, पता है ना क्या होता है? हाँ, वो जाने तो अभी इधर आ जाते हैं। 1 बाय ए प्लस डी 1 बाय ए प्लस 2d। इसका nth टर्म क्या आएगा नीचे वाली सीरीज का बताओ? 1 बाय ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पे जो भी पैटर्न आपको दिखा है वो किसके टर्म्स में दिख रहा है? एपी के लिए, दैट इज वो रेसिप्रोकल में आ रहा है। तो अब यहां पे ना ये रेसिप्रोकल में पैटर्न चल रहा है, न्यूमरेटर में तो हमेशा 1 ही दिखाई दे रहा है। तो अब इससे कभी भी एचपी का कोई भी टर्म 0 बनेगा क्या? नहीं, बिकॉज वो डिनोमिनेटर में अगर आप कुछ ऐड करते जा रहे हो या माइनस करते जा रहे हो तो एचपी चेंज हो रहा है,
सो डिनोमिनेटर में अगर आप चेंज कर रहे हो तो न्यूमरेटर का 0 कैसे क्रिएट होगा? पॉसिबल ही नहीं है। आपने कोई भी नंबर ले लिया, यहाँ पे 3 लिया, डिवाइडेड बाय इधर कुछ लिया 5। आप 5 में से कुछ भी प्लस माइनस करते जाओ। जैसे मान लो मैंने 2 माइनस किया, 3, 5 माइनस 2 आ जाएगा, फिर 3 बाय और एक 2 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 1। ऐसा होगा। बट ये 3 तो एज इट इज रहेगा। अगर आपने गलती से इसमें से 5 भी माइनस कर दिया तो 3/0 क्रिएट होगा, बट नॉट 0। 3/0 इज इंफिनिटी। हाँ, अगर लेकिन न्यूमरेटर में एक बार 0 आ गया तो फिर आप कुछ भी लिखो, 0/2, 0/3, 0/4, ये सब तो 0 ही है। सो अगर HP सीरीज है तो उसका कोई भी टर्म 0 होगा क्या? नहीं। समझ में आता है क्या? फिर से बोलो। अगर हम लोग का टर्म इनफिनिट है और ऊपर तो इसका मतलब हुआ कि करस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ AP इज 0। हाँ, 1/0 या एनी नंबर बाय 0 विल बी इंफिनिटी ना। सो अगर HP का कोई टर्म इंफिनिटी है देन इट मीन्स करस्पॉन्डिंग AP का कोई टर्म क्या है? 0। तो वो 0 प्लस माइनस करके मिल सकता है। AP का 0 आने का पॉसिबिलिटी तो है, बट HP का 0 क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। मतलब आप ऐसा भी सोच सकते हो, यहां पे जनरल टर्म आप लोग है 1/a प्लस ND, n-1D है इक्वल टू 0। कब पॉसिबल है? सॉल्व करके बताओ। ओनली 1 इक्वल टू 0 पे। द रियल चीजों के लिए तो ऐसे ही है ना। इफ 1/a प्लस n-1D इज द nth टर्म ऑफ HP, ये HN nth टर्म लेता हूं मैं, TN, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ N, A and D ये टर्म 0 आएगा? कभी 0 आएगा ये? उसके लिए आपको 0 इक्वल सॉल्व करोगे तो 1 इक्वल टू 0 इंटू A प्लस n-1D, तो ये तो 0 बन गया ना। होता है क्या? नहीं। तो नोट करके लिख सकते हैं। AP में 1/0 कैसे आएगा? वो तो इंफिनिटी हो गया। AP में तो न्यूमरेटर चेंज होता है ना। हाँ, वो टेंडिंग टू वाले की जब बातें करेंगे तब तो आप हर चीज को वो इन्फिनिटी की बातें कर ही सकते हैं। मतलब वो एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया तो इनफाइनाइट टर्म पे तो ठीक है, वो तो फिर सब कुछ 0 ही है। बट वो हम लोग बात कर रहे हैं अभी रियल टर्म्स के लिए, तो वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी। लेकिन हम तो फाइनाइट चीजों की बातें कर रहे हैं, तो फाइनाइट में टेंडिंग टू नहीं आएगा, फिर एग्जैक्ट इन्फिनिटी लिखना पड़ेगा, और एग्जैक्ट इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड। टेंडिंग टू में तो लिखेंगे डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म सब 0 हो गए, वैसा तो रहेगा। अब यहां पे एक और अच्छी बात है, इसके सम का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो इसका सम निकालना ही नहीं है। ठीक है, लिखो, ये नोट कर सकते हो पूरा। चलो, क्या है थर्ड टर्म? बस डिस्कशन बंद करो। थर्ड टर्म कितना आया? माइनस। अच्छा, थर्ड टर्म ही नेगेटिव आ गया। ओके, एंड टेंथ टर्म? nth टर्म भी आ गया। ओके, सो यहां पे आपको HP गिवन था, तो सबसे पहला टास्क क्या होता है? करस्पॉन्डिंग AP लिखेंगे, राइट? नाउ AP की चीजें आपको पता है, सो कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP विल बी 1/5 माइनस 1/2 ना। लेट्स डिनोट करता है, तो 1/5 माइनस 1/2 कितना आएगा? -3/10, करेक्ट? देन थर्ड टर्म ऑफ AP, अभी सब कुछ कहानी AP की बातें कर रहे हैं हम लोग। सो थर्ड टर्म ऑफ AP कितना होगा? 1/5 माइनस 3/10। ऐसे ही सोचा सबने। AP का सेकंड टर्म वाज 1/5, so third term will be 1/5 plus D, but that D is -3/10, so 1/5 minus 3/10, and it will be -1/10 ना, करेक्ट? हाँ, देन थर्ड टर्म ऑफ HP क्या आएगा? करेक्ट, इसका रेसिप्रोकल -10।
अच्छा अभी 10th टर्म चाहिए तो 10th टर्म ऑफ एपी निकालेंगे ना, तो T10 ऑफ एपी विल बी 1/2 प्लस 9D. Correct? The first term of AP is half, so half plus ND, n minus 1D. So half minus 9, D कितना था? minus 3/10. So minus 27/10. oh, तो कितना हो गया ये? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो minus 22/10. और सिंप्लीफाई हो रहा है minus 11/5. So ये तो T3 ऑफ AP था, so T10 ऑफ AP, so T10 ऑफ HP कितना होगा? -11/5, या इसको मैं A10 बोलता हूँ और इसको H10 बोलता हूँ. सॉरी, और AN कितना आएगा? AP का nth टर्म A1 प्लस n माइनस 1D ना, सो HP का nth टर्म विल बी 1/an होता है, राइट? द A डिनोट्स दी फॉर AP, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल, और ये कितना था? 1/2 प्लस n माइनस 1 एंड D इज -3/10. तो इसका रेसिप्रोकल करने का है. ऐसे ही किया सब लोगों ने, थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. तो कितना आएगा ये? 1/2 माइनस, जाने दो क्यों करने का, 1/2 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस ऑफ 3/10 कर लेने का. तो समझा? ओके. तो इसमें जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको बस HP को रेसिप्रोकल करके सॉल्व करना है. कोई और टर्म लेते हैं जिसका नेगेटिव टर्म थोड़ा बाद में आएगा कभी. लिखो क्वेश्चन एक. कहाँ से लाएंगे यार, मिलते भी नहीं है. अच्छा एपी में हमने वो कॉमन टर्म्स वाले क्वेश्चंस किए थे ना. हाँ, 2 सीरीज में कॉमन टर्म्स. ओके. जीपी में वो 0.9, 0.99, 0.999 वो सब भी किया. ओके. एचपी में वैसे कुछ अलग से बहुत क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि वैसे भी अब तो मेंस में है नहीं. तो जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको कन्वर्ट करना है एपी में. ओके. तो अब वहां पे जैसे इसमें हमारे पास दिख रहा था कि ये जो नंबर्स थे, अगर ठीक से देखोगे इसको तो एपी, सॉरी, ये जो नंबर्स थे 2 और का था 2 and 5. सो एचपी जो था वो इंक्रीजिंग दिख रहा था, 2 से 5. लेकिन नेक्स्ट टर्म जो आया वो नेगेटिव आ गया, तो फिर डिक्रीज कर गया, बिकॉज उसका रेसिप्रोकल जो है वो एपी वो डिक्रीजिंग था. तो अगर एचपी इंक्रीजिंग है देन रेसिप्रोकल एचपी विल बी डिक्रीजिंग. रेसिप्रोकल ऑफ एचपी दैट इज करस्पॉन्डिंग एपी. पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगर एपी डिक्रीजिंग है तो एट द एंड वो नेगेटिव बनेगी ही. करेक्ट? अच्छा, अगर ऑलरेडी पहले से नेगेटिव है और माइनस करते जाओगे तो नेगेटिव ही रहेगा. तो नेगेटिव वाली वापस से नेगेटिव है एंड एपी नेगेटिव है और डिक्रीजिंग भी है. मतलब पहले से एपी में नेगेटिव टर्म है और हम माइनस करते जा रहे हैं, तो आगे वाले भी सारे टर्म्स नेगेटिव ही रहेंगे. करेक्ट? हाँ. और एचपी में लेकिन उल्टा सिस्टम है. अगर यहां पे आप देखोगे तो अगर एपी डिक्रीजिंग थी तो एचपी इंक्रीज कर रही थी. एचपी के टर्म्स इंक्रीज होते हुए जा रहे हैं, पर कब तक? जब तक वो पॉजिटिव है. उसके बाद नेगेटिव हो गए. समझ में आ रहा है क्या? कोई कंफ्यूजन? तो आपके पास कुछ टर्म दे दिए, 4-5 टर्म दे दिए पॉजिटिव वाले, और फिर पूछेंगे कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा आएगा या लास्ट पॉजिटिव टर्म कौन सा आएगा, या फिर उसको और वर्ड्स में कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स का सम मैक्सिमम होगा. लेट द टी एन इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एचपी इज मैक्सिमम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n. सो इफ सम इज मैक्सिमम देन
ओनली हम प्लस वालों को ऐड कर रहे हैं, पॉजिटिव साइन वालों को। अगर नेगेटिव वाला टर्म हमने ऐड किया तो सम डिक्रीज हो जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में मैं पूछूंगा कि कितने टर्म्स का सम मैक्सिमम आएगा, सो इट विल बी ओनली 2 बिकॉज द थर्ड टर्म इज नेगेटिव। द सम ऑफ 2 टर्म्स विल बी मैक्सिमम, राइट? दैट इज 5 + 2 7 आएगा ना। थर्ड टर्म्स का सम कितना होगा? 5 2 + 5 प्लस थर्ड टर्म ऑफ HP किधर निकाला था? हाँ ये वाला -10, तो -3 होगा। सो यहां पे क्वेश्चन आ सकता था इफ Tn इज मैक्सिमम, मतलब Tn मतलब सॉरी इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीरीज इज मैक्सिमम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ द सीरीज इज SP, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, तो कितना आएगा आंसर उसका? 2 and 5 2 टर्म्स, दैट इज 2 टर्म्स ना। वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन करवाने का जरूरत है नहीं ना, फिर से कुछ नंबर लिख देंगे, तुम वही करोगे, लास्ट वाला टर्म नेगेटिव कौन सा आएगा। तो इसके लिए जनरल टर्म लिखोगे AP का, देन सॉल्व इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली, एंड दैट n शुड बी नेचुरल नंबर। तो क्वेश्चन देने का रिक्वायरमेंट है नहीं ना? ओके, तो फिर HM हार्मोनिक मीन लिखो। तो इफ सेम ही कहानी है जैसा AP में था, GP में था, HP में भी सेम ही है। इफ A B C are in HP then B is called, लिख लो। If A B C are in HP, if A B C are in HP, then B is called HM of A and C. The next statement, HM of two numbers, X और Y के डब में लिख लेते हैं। टू नंबर्स X and Y इक्वल टू कितना आएगा बताओ? आज ही बढ़ाया 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, करेक्ट। 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। तो HM ऑफ x and y will be 2xy by x plus y. नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इफ कैपिटल में लिखना H1 H2 H3 till Hn are n HMs between two numbers. If H1 H2 H3 till Hn are the n HMs between two numbers A and B, then क्या होता है बताओ? Then A, H1, H2, H3 till Hn and then B will be in correct. जैसा AM के लिए था सेम टू सेम GM के लिए भी सिचुएशन थी, अभी HM के लिए भी है कि अगर HMs को नंबर्स के बीच में लिखेंगे तो HP क्रिएट होगी। तो अब यहां पे भी उस टाइप के सेम क्वेश्चंस बनेंगे कि फर्स्ट नंबर दे दिया, लास्ट नंबर दे दिया, देन फाइंड 3HM 4HM जो भी है। लेकिन उन सब के लिए हमें सॉल्व क्या करना पड़ेगा? करस्पॉन्डिंग AP में कन्वर्ट करके पहले AM फाइंड करेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब HM और AMs में भी एक रिलेशन चाहिए आपको। तो अगर दो नंबर्स है A और B, कंसीडर करते हैं X और Y ले लेते हैं। इफ X and Y are two numbers, लिखो X and Y are two numbers, then AM of XY कितना होता है बताओ? X plus Y by 2 ना। ओके, द नेक्स्ट लाइन में AM of reciprocal of X and Y, that is 1 by X and 1 by Y कितना आएगा? 1 by X plus 1 by Y by 2 ना।
ऐसे ही होगा। हाँ, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, तो y प्लस एक्स बाय 2xy ना। सो ये क्या लिखा है, रेसिप्रोकल ऑफ x एंड y का am। नाउ hm ऑफ x एंड y अभी अभी लिखा ना हमने, तो वो जो चीज है वो रेसिप्रोकल ऑफ am ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ x एंड y है। उल्टे का उल्टा, x और y का रेसिप्रोकल किया, फिर उसका जो am आएगा उसको बाद में रेसिप्रोकल कर देंगे तो hm बन जाएगा। देख लो, ये कहानी ऐसी है। हाँ, ये am क्या था, 1/x और 1/y का, y प्लस एक्स बाय 2xy, so this value will be 2xy by x plus y. So basically hm is the reciprocal of am of reciprocal of numbers. hm of 1 upon x और 1 हाँ, ऐसे ही बोल दो। सर उसका क्या होगा, am of x और y, hm of 1/x and 1/y। am of x और हाँ बिल्कुल करेक्ट। hm of 1/x and 1/y is equal to 1/am of x and y। ये दोनों नंबर्स भी आपस में रेसिप्रोकल हो गए और am hm भी आपस में बदल गए। ये अलग से किसी ने पूछा था, वो लिखा है मैंने। ये समझ में आ रहा है क्या क्या लिखा है? रेसिप्रोकल में सब कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो रहा ना? बड़ा आसान सा कहानी दिख रहा है ना? नहीं, आसान सा नहीं लग रहा? अरे यार, ठीक है, थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। हम बोलो, लिख लो। उतना ही काफी है। मन करे तो लिख सकते हो, कुछ गलत नहीं है, वो भी अच्छा ही है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, hm ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, खुद से लिख सकते हो जिसने नोट कर लिया है, बाकी लोग जो नोट नहीं किया अभी नोट करें। hm ऑफ 3 नंबर्स क्या आएगा, एक्स वाई जेड। hm ऑफ 3 नंबर्स, हाँ हाँ वहीं से सोचना है। बताओ बताओ, ये तुम्हारा नाम भूल गया यार मैं। संयम, हाँ बताओ संयम, क्या आएगा hm ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब एक्स एंड वाई एंड जेड। सही बोल रहे थे। बस उतना ही। हाँ, ये सही बोल रहा है। तुम्हें एक वर्ड बोलना भूल गए, रेसिप्रोकल ऑफ am ऑफ 1/x 1/y 1/z। हाँ, लिख सकते हो खुद से। मतलब अभी मैं उसको सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, मैं जनरल बस उल्टा करके ऐड करके लिखूंगा ताकि वो पैटर्न भी दिखे। सो hm ऑफ एक्स वाई जेड विल बी, ये ऐसा कर देने का, 1 डिवाइडेड बाय am ऑफ रेसिप्रोकल। क्यों बातें हो रही है? 1/x प्लस, संयम, बातें नहीं करो, अपन नाम याद हो गया। हाँ, 1/z ऐसा, या फिर इस 3 को ऊपर भेज दे क्या, डायरेक्ट लिख दो 3, या डायरेक्ट मैं यही लिखता है, फिर रट्टा मारना पड़ता है तुमको। कैसे कनेक्ट कर रहे हैं चीजों को, समझ में आ रहा है? तो 3 डिवाइडेड बाय 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो अगर 4 होते तो 4 होते तो वो सबका सम डिवाइडेड बाय 4। अगर n है सो hm ऑफ a1 या x1 ले लेते हैं, x1 x2 x3 टिल
एक्स एन, बताओ कितना आएगा? पहले तो 1 अपॉन x1, 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3 टिल, बस अपॉन में यहाँ पे n। हाँ, उस n को ऊपर भेज भी सकते हैं, तो लिखने का तरीका है। चलो जनरल चीज फॉर एच। चलो कुछ डाउट है तो बताओ, क्या है डाउट्स? बहुत है। वर्कशीट के मॉडुलस का इनइक्वालिटी नहीं समझता है। ओके, क्वेश्चन बताओ कौन सा? कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है। बोलो। चलो लिख लिया। आसान क्वेश्चन दो या टफ वाला? देखो, मॉड के लिए सबसे काम की चीज है उसके केसेस बनाना। केसेस क्यों बना रहे हैं? बिकॉज ऑफ उसकी डेफिनेशन। उसकी डेफिनेशन ही है उसका सॉल्यूशन। मतलब अगर आपको मॉड का डेफिनेशन पता है तो आप अगर थोड़ा सा मैथ्स ठीक ठाक लेवल का जानते हो तो आप मॉड का क्वेश्चन कर सकते हो। मॉड एक्स इज जस्ट एक्स और माइनस एक्स डिपेंडिंग ऑन द इनपुट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर इस x की जगह पे मैंने यहाँ पे अल्फा लिखा होता तो इधर भी सेम ही था, बस यहाँ सब जगह पे अल्फा आता। अगर कुछ और लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा बाय गामा, इसका मॉड, तो दिस वैल्यू विल बी अल्फा प्लस बीटा बाय गामा और माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय गामा डिपेंडिंग ऑन दिस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय गामा। सही है? अच्छा, कुछ और होता है अल्फा स्क्वायर, इधर डेल्टा वेल्टा डाल दिया। इधर डेफिनेशन समझ में आता है ना? इधर कोई सा और ऐसा कोई भी साइन आ गया, ऐसे होने वाला है ना? करना क्या है, जो भी चीज यहाँ पे लिखी है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस इतना सा काम है। हाँ, ड्राइंग दे दी मैंने, मान लो ये ऐसा कुछ भी नहीं बनाते, नहीं उल्टा सीधा, जाने दो, ड्राइंग नहीं बनाते, बड़े बड़े ड्राइंग, बड़े बड़े टर्म्स ना। हाँ, तो इधर ये तो बड़ा टर्म दिख रहा है ना, और बड़ा लू, क्यूबिक लू, नहीं, क्वाड्रेटिक बहुत है। इसको समझ लेते हैं ना? अच्छा, फॉन्ट बड़ा, अरे तेरी की। अब ठीक है, तो यही होता है ना फॉन्ट। अब यहां पे तीनों टर्म्स के पास मॉड है और मॉड के साथ डील करने का एक ही तरीका, उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेट करने के लिए आपको चाहिए उसका साइन, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। इफ द टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव देन मॉड डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा, इफ द टर्म इज ऑलवेज नेगेटिव देन माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट इधर में ये क्वाड्रेटिक है और तो इधर में समटाइम्स ये पॉजिटिव आएगा, समटाइम्स इधर वाला, समटाइम्स इधर वाला, इनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस क्रिएट होंगे। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन से टाइम पे कौन से फैक्टर का क्या साइन है, कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव है। तो उसके लिए चाहिए छोटा सा नॉलेज क्वाड्रेटिक का एंड वेविगर मेथड का। वेविगर मेथड आता है, वेरी गुड। तो आपको सबसे पहला टास्क है इन तीनों का साइन देखना है। तो इसके साइन के लिए पहले ये तो क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव या नेगेटिव के लिए उसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 लिखा है। सो द फैक्टर्स ऑफ दिस टर्म विल बी ए। बस अगर डिस्कशन करना है तो मेरे साथ कर लो, खुद से आ रहा है तो चुपचाप सॉल्व करो। तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। सो ये जो अंदर वाला फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, 1 और 3 पे अपना साइन चेंज करेगा,
इधर में प्लस, इधर में माइनस और इधर में प्लस, ऐसे होता है ना। वेविगर मेथड याद है? सो यहां से ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इस पॉजिटिव और इक्वल टू भी ले लो फॉर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 3 कॉमा इंफिनिटी, एंड दिस वैल्यू इज नेगेटिव फॉर x बिलोंग्स टू 1 कॉमा 3। कोई कंफ्यूजन इसमें? अब बात आती है सेकंड टर्म की। ये फर्स्ट टर्म का साइन पता चल गया तो अभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन से रीजन में उस क्वाड्रेटिक के सामने प्लस का मल्टीप्लाई करना है और कौन से रीजन में माइनस का मल्टीप्लाई। करेक्ट? ये समझ में आता है सबको? कोई डाउट? वेरी गुड। सेकंड वाला क्वाड्रेटिक है, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक पढ़ा ना, फैक्टराइज हो रहा है क्या? नहीं। तो डी निकाल के देखेंगे तो डी नेगेटिव आया क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नेगेटिव ना। तो अगर क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव है देन दैट क्वाड्रेटिक विल नॉट क्रॉस द एक्स एक्सिस। हाँ, और एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो हमेशा क्या आएगा? याद आ रहा है? ऐसा एक्स एक्सिस ग्राफ पड़ा होगा, इसके लिए डी क्या होता है? लेस देन 0, ऐसा कुछ ग्राफ। तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या आया? पॉजिटिव ना। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक पड़ी होगी ना। तो यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये उल्टा है, मतलब ऑल का साइन है। चलो थर्ड वाले पे चले। तो थर्ड वाला क्या था? ये तो आसान सा दिख रहा है। तो थर्ड वाले में अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सॉल्व करें। फैक्टराइज हो रहा है क्या? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। सो वेविगर मेथड में माइनस 2 प्लस 2 प्लस माइनस प्लस ऐसे ही आएगा। सो क्या आया पॉजिटिव के लिए? तो डायरेक्टली लिख लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इफ x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। और बचे हुए पार्ट के लिए नेगेटिव रहेगा। अब और मॉडुलस इक्वेशन सॉल्व करी थी हमने, उसमें दो मोड आ गए तो केसेस बनाते थे ना, एक्स इज लेस देन 2 ग्रेटर देन 2 2 to 4 फिर 4 से इंफिनिटी। याद आ रहा है? सेम चीज हमें यहां पे भी देखना करना पड़ेगा। द रीजन बीइंग आपके पास अलग अलग सेट ऑफ वैल्यूज के लिए इन फैक्टर्स का साइन अलग अलग है। जैसे अगर मैं फर्स्ट वाले फैक्टर की बात करूं तो फर्स्ट वाला फैक्टर दो जगह पे अपना साइन चेंज कर रहा है, 1 पे एंड 3 पे। 1 के पहले प्लस माइनस हो रहा है ना ये, और 3 पे भी हो रहा है। तो इसके लिए मैं केसेस लिखूंगा। केसेस याद है? तो 1 और 3 के लिए लिखना पड़ेगा। इसके लिए कुछ नहीं लिखने की जरूरत है, ये तो हमेशा डायरेक्ट हो जाएगा। इसके लिए -2 और +2। तो एक्चुअली 1 3 -2 एंड 2 आया। करेक्ट? अब ये वाला फैक्टर तो ऑलवेज पॉजिटिव है तो मैं इसको लिख ही नहीं रहा हूं, मतलब वो तो हमेशा लिख देंगे। अभी थोड़ी देर के लिए ये वाला जो फैक्टर है मैंने इसको फैक्टर 1 नाम दिया और इसको फैक्टर 2। तो एक तो डायरेक्टली केसेस बना के भी लिख सकते हैं, या फिर और क्या कर सकते थे, मैं एक टेबल में लिख लेता हूं कौन से रीजन में कौन क्या है। ये फैक्टर 1 का साइन और फैक्टर 2 का साइन, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो नंबर कौन कौन से? 1 3 और कौन से आएंगे? -2 एंड 2, बस इधर ही आएंगे ना। तो इन पे चीजों को बदल के लिखते हैं। तो 1 2 स्मॉलर नंबर -2 आया, तो एक आएगा इंटरवल -इंफिनिटी से -2 ऐसे आएगा। फिर -2 से कहां तक जाना पड़ेगा? साइड में नंबर्स चाहो तो लिख के रख लो, नंबर कौन कौन से आए हैं? 1 3 -2 एंड 2। सो स्मॉलर नंबर इज -2, देन 1, देन 2 एंड देन 3 आएगा ना। सो जो केसेस बनेंगे वो -इंफिनिटी से -2, फिर अगला केस -2 से 1, नेक्स्ट वाला 1 से 2, फिर 2 से 3, देन। तो एक्चुअली कितने केस हो गए?
बाप रे 1 2 3 4 5 केसेस, 5 केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे? नहीं, थोड़े से कम हो जाएंगे। कैसे? ये माइनस इन्फिनिटी से -2 में फैक्टर 1 कौन सा था? ये वाला ना, उसका साइन बताओ क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? फैक्टर मतलब वो x² - 4x + 3, ये इसको मैंने f1 नाम दिया है। सो माइनस इन्फिनिटी से -2, तो -2 यहां कहीं पे आएगा ना, तो -2 से लेफ्ट में पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पे प्लस साइन लिख लेता हूं। तो इसके बारे में तो सोचना नहीं था, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। ये वाला टर्म भी क्या है? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो मॉड एलिमिनेट करने पे कोई साइन चेंज नहीं होगा, ऐसे ही था ना मॉड। ओके, नाउ सेकंड वन, -2, 1 -2 से 1 में फर्स्ट वाला फैक्टर क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। सेकंड वाला फैक्टर, सेकंड मतलब ये -2 से आगे 1 तो यहां पे आएगा ना, तो ये नेगेटिव। थर्ड वाला बताओ, 1, 2 में, हाँ ये 2 इधर आएगा तो ये नेगेटिव आया, और इधर वाला ये भी नेगेटिव। हाँ 1 तो 2 तो इधर ही आने वाला है। अच्छा 2 से 3 में बताओ, 2 इधर था, 2 से 3 में ये नेगेटिव है, इधर वाला पॉजिटिव, लास्ट वाला पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव। ऐसे ही हुआ? हाँ वैसे ही है, क्या करें। तो 4 केसेस बनेंगे। देखो कैसे, ये जब पॉजिटिव साइन रहेगा तो आप मोड को डायरेक्टली हटाओगे, तो ये जो फर्स्ट केस है और जो लास्ट केस है उन दोनों में तो सेम ही सिचुएशन है ना, तो उन दोनों को साथ में कंबाइन करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे अब मैं सॉल्व करूंगा केस 1। केस 1, इफ x इज लेस देन -2। अब मेहनत है, तो लेस देन -2 है, तो पहला वाला क्वाड्रेटिक का साइन पॉजिटिव आ रहा है, सो मॉड हटाने के बाद क्या लिखूं? जस्ट x² - 4x + 3। सेकंड क्वाड्रेटिक एज इट इज रहेगा, x² - 2x + 4, और ये लेस देन सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगा x² - 4। अच्छा, लेकिन हाँ फिफ्थ वाला भी था ना साथ में। ओह अच्छा, तो यहां पे और भी साथ में लिख लेते हैं, एंड x इज ग्रेटर देन 3 ना। हाँ दोनों को इधर ही लिख लो, चाहे तो इक्वल टू भी लगा दो। ये समझ में आ रहा है केस? इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। ये थोड़ा सा अभी अभी काम हो गया, डेंजर कहानी यहीं तक था। ये वाला ये समझा? हाँ वेरी गुड। तो मॉड का डेफिनेशन याद है क्या? मॉड का डेफिनेशन याद है बेटा? नहीं याद है? अबे यार अभी अभी तो बताया था, कितना बार बार बताया, इतना इतना स्ट्रक्चर ये वो कुछ भी लिख के बताया ना, तब भी नहीं समझा। हाँ, तो क्या समझा? इसका डेफिनेशन मतलब वो मॉड को किस तरीके से आप इलिमिनेट करोगे, बस यही याद रखना है। उतना याद है तो बस वही हुआ ना बेटा, फिर क्यों बोल रहे हो नहीं याद है? याद है। कब 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 इलिमिनेट करते हैं मॉड को? अगर पॉजिटिव साइन है तो डायरेक्ट हटा देंगे, अगर नेगेटिव होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई। तो ये जो फर्स्ट केस है, केस 1 में x का वैल्यू -∞ से -2 और 3 से इंफिनिटी लिया, तो -∞ से -2 और 3 से इंफिनिटी में फर्स्ट वाला फैक्टर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो मैं इसको मॉड को डायरेक्ट इलिमिनेट करके लिख सकता हूं एज इट इज, सो इट विल बी x² - 4x + 3 ना। अभी समझा? सेकेंड वाला तो ऑलवेज पॉजिटिव था तो उसको डायरेक्टली लिख दिया, और ये लास्ट वाला भी पॉजिटिव है, सो x² - 4। अब बताओ इस इक्वेशन में कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन खत्म हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, आप तो बस मजदूरी है। हाँ कॉन्सेप्ट इतना ही था, ये समझा सबको? तो अब इसके आगे दो x² और एक x² कैंसिल आउट, तो एक x² कैंसिल आउट, तो बची हुई चीजों को और सॉल्व करेंगे। एक x² और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं ना यार, वो -4 है और ये +4 है। ठीक है, तो x² - 6x
7 plus 11 7 plus 4 is 11 is greater than 0। ऐसे ही आ रहा है क्या? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। इसका भी सॉल्यूशन डायरेक्ट है, ये फैक्टराइज हो रहा है नहीं। इसका डी क्या है? 36 minus 44 is less than 0 ना। इट मीन्स दिस क्वाड्रेटिक इज पॉजिटिव। तो दिस क्वाड्रेटिक इज पॉजिटिव मतलब यहां से ये पूरा जो हमने सेट लिया था, ये पूरे के पूरे रीजन में दिस क्वाड्रेटिक इज पॉजिटिव। सो यहां पे लिख सकते हैं डी इज लेस देन 0, हेंस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। तो एक सॉल्यूशन तो ये हो गया। कुछ समझ में आया क्या लिखा है? नहीं इजीली फैक्टराइज कर सकते इजीली? अब हो ही नहीं रहा, फैक्टराइज कैसे करोगे? हैं सर। x-3 और x-1 होल मॉड है ना, तो एक मॉड में डाल देंगे तो हर एक ही रहेगा। क्वाड्रेटिक करने की जरूरत नहीं। फिर उसके साथ ऐड कैसे करोगे बेटा, इधर वाले सारे लोगों के साथ? बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। ज्यादा भी नहीं, मतलब वापस से लास्ट में यही लाना पड़ेगा। तुम उसको पहले ऐसा करोगे, आप पहले फैक्टराइज करके रखोगे, फिर वापस से इधर लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर सबको ऐड करोगे और फिर इस फॉर्म में लेके आओगे। एट द एंड करना यही है, और कुछ ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास। सॉल्व तो यही करना है। बस यहां पे हमने फैक्टराइज किया ये x-3 और x-1 ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये फैक्टर कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है। ठीक है, आ रहा होगा पता नहीं, मैंने तो ऐसे ही नंबर्स दिए ना। ये समझा क्या ये? ओके, अगला वाला बताओ। समझ? क्या नहीं समझा पूछो। हाँ, क्या नहीं समझा? इतनी देर बाद मैंने बोला तब समझ में आया कि अच्छा इधर से नहीं समझा है। ये समझा पॉजिटिव नेगेटिव केसेस बनाना आता है। क्यों बनाते हैं केसेस? जहां पे साइन चेंज होते हैं, ताकि हम लोग जो मॉडुलस है उसको हटा के प्लस या माइनस लिख लें। तो ये पहले केस में हमने देखा इसका ये कहां पे इंटरवल या कहां पे साइन चेंज हो रहा है। इसका साइन चेंज समझते हो? प्लस से माइनस या माइनस से प्लस। सो 1 दिखाई दे रहा है क्या? ये 1 है ना। इधर में ये 3, इधर में, अरे इधर में कौन से नंबर से? अरे जब नहीं दिखता तो आगे बैठा करो ना थोड़ा सा, एकदम लास्ट में बैठने का है। हाँ, अभी दिखाई दे रहा है क्या? क्या लिखा है ये? अबे क्या लिखा है? तो कौन कौन से नंबर आए? 1, 3, -2 एंड 2 ना। तो 1, 3, -2 एंड 2 पे स्मॉलर नंबर -2 होता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 और देन बस फिर तो इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट वाला इंटरवल लिखा, दैट इज स्मॉलेस्ट इंटरवल या स्मॉलेस्ट वैल्यू वाला इंटरवल, -∞ से -2। देन फिर -2 से 1, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में गए। ये पैटर्न समझा? अब इनका सबका साइन हमने अलग से एक टेबल में लिख लिया, बिकॉज इतने सारे लोग हैं, एक जगह पे लिख लेंगे तो थोड़ा सा देखने में इजी रहेगा। तो ये फैक्टर 1 मतलब ये पहला वाला क्वाड्रेटिक। ये प्लस प्लस कैसे लिखा ये समझा है क्या? ये समझा है? नहीं? ओके, ये प्लस माइनस प्लस समझ में आया? ये वाला पार्ट करेक्ट। सो इफ x इज लेस देन 1, ये यहां पे क्या डिनोट कर रहा है? इफ x इज या तो इधर सुन लो या क्लास से बाहर जाके बातें कर लो। इफ x इज लेस देन 1 देन x² - 4x + 3 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। इधर में पॉजिटिव लिखा है ना। इफ x इज लेस देन 1 मतलब ये वाला एरिया इधर का,
ये सब, ठीक है। तो इधर में ये पॉजिटिव साइन है, इन दोनों के बीच में नेगेटिव आएगा। सो इफ x लाइज बिटवीन 1 and 3 देन द क्वाड्रेटिक x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये वाला पार्ट इज नेगेटिव। इफ x इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 3 देन क्वाड्रेटिक x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 विल बी पॉजिटिव। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए थे हमने इनइक्वालिटीज में, थोड़ा सा नोट्स रिवाइज कर लेना बस, बहुत बेसिक है ये, टफ भी नहीं है, महा बेसिक है, ठीक है। हाँ यार, अपन ने इनइक्वालिटी में क्या क्या किया था, 1000 2000 पावर, 4-5 फैक्टर, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, एडिशन में, इधर उधर, नॉन फैक्टराइजेबल, फैक्टराइजेबल, क्वाड्रेटिक सब किया था। हाँ, और ये तो कितना छोटा सा क्वाड्रेटिक है। हाँ, तो अभी तो मॉड को साइड में रखा है ना, हम तो स्टेप वाइज जा रहे हैं। अभी सिर्फ क्या बातें कर रहे हैं, दैट क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू ऐसा है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड हो रहा है इधर से, मॉड की बातें बाद में करेंगे, अभी सिर्फ इसको देख रहे हैं। तो अब बताओ, ये माइनस इंफिनिटी से -2 में इस क्वाड्रेटिक का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव ना, ये -2 यहां पे आएगा ना, तो -2 से लेफ्ट में क्वाड्रेटिक क्या है, पॉजिटिव, तो इधर पॉजिटिव साइन लिखा। अभी समझ में आया क्यों लिखा ये पॉजिटिव साइन? बिकॉज इस केस के लिए मैं मॉड की जगह पे क्या लिख सकता हूं, पॉजिटिव। अरे ऐसा लिखेंगे ना, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इफ, क्या कंडीशन आएगी इधर बताओ, ऊपर वाले के लिए x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और नीचे वाले के लिए लेस देन 0। तो ये ग्रेटर देन 0 का मतलब भी पॉजिटिव होता है ना, तो ये चीज हम लिख पाए उसके लिए हमने वहां पे उसका साइन आइडेंटिफाई किया। अभी क्लिक हुआ नहीं? पूछ लो, क्या डाउट है, कुछ है? वेरी गुड, अभी नहीं है तो बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा वापस चले, ये जो केस 1 सॉल्व किया x इज लेस देन -2 वाला, उसमें यहां पे एक्चुअली में पहले मॉड था ना, तो मॉड हटाने के बाद कुछ भी माइनस का मल्टीप्लाई करने का जरूरत है क्या? नहीं, बिकॉज दैट फैक्टर इज पॉजिटिव फॉर x लेस देन -2। द सिमिलरली ये x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 तो ऑलवेज पॉजिटिव था, फिर बचता कौन है, x स्क्वायर माइनस 4, तो x स्क्वायर माइनस 4 भी क्या था उस रीजन में, पॉजिटिव। हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करके रखा है, तो x स्क्वायर माइनस 4 भी अगर पॉजिटिव है तो उसका भी यहाँ पे जो मॉड था वो डायरेक्टली हट गया, किसी नंबर से प्लस माइनस करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। अभी क्लियर हुआ? हाँ, तो इसको तो सॉल्व करते आता है, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, ये सबको इधर लाए तो ये इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब तो मॉड हट गया ना, तो इसके बाद तो बेसिक इनइक्वालिटीज है और इसका d लेस देन 0 है, मींस दैट क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऑलवेज पॉजिटिव मतलब ये पूरा रीजन तो आंसर में आ ही गया, समझा? ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक ही आ गया टेस्ट में, पूरा टेस्ट खत्म कर दोगे तुम लोग है? तो ऐसा आता किधर है, तुम्हारे टेस्ट में पूछा क्या ऐसा? हाँ भाई, कहा इतना, इसका आधा भी नहीं पूछा, कुछ बहुत बेसिक बेसिक सा पूछा था। ये चलो, ये हुआ एक केस। ये केस 2 की बातें करें, -2 से 1। चलो तो यहां पे लिखते हैं, बातें नहीं करो रे, अगला आंसर तुमको ही देना है। यार तुम लोग, ओ भाई अभी इधर ही हूं मैं। तुम्हारे 12th वालों को अभी अभी 2-4 दिन पहले दबा के मारा है मैंने, एकदम थप्पड़ थप्पड़ मुक्के सब मारा है। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने वाला, तुम लोग पर बातचीत करोगे तो और कुछ भी हो सकता है। हाँ, वो लोग मार खा लेते, उनके पेरेंट्स बोल के गए थे मेरे को कि सर ये लोग मस्ती करे, पढ़ाई नहीं करे तो मारने का, तो मारा मैंने उनको।
तुम लोग पीडीएम वीडियम है, कब है पीडीएम? अभी है क्या? मेट के बाद है क्या? एफएलडी के बाद होगा ना? थोड़ा सुन लो 2 मिनट के लिए इधर यार, क्यों बातें करनी है इतनी? गजब है यार तुम लोग का, अभी हिम्मत हो रहा है क्लास में बात करने का, थोड़े नए नए हो। अभी केस 2 की बातें करते हैं। x बिलोंग्स टू -2, 1, तो -2, 1 में क्या होगा? -2, 1 में पहला वाला फैक्टर पॉजिटिव या नेगेटिव? और ये लास्ट वाला f2 कितना है? नेगेटिव। तो ये अगर पॉजिटिव है तो मॉड हटाने के बाद कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, इसके सामने तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं। लेकिन ये लास्ट वाला फैक्टर के का साइन तो नेगेटिव है, तो उसकी जगह पे माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो लिखते हैं इधर, द फर्स्ट फैक्टर x² -4x + 3 एज इट इज रहेगा। सेकंड फैक्टर x² -2x + 4, सेकंड नहीं, वो सेकंड क्वाड्रेटिक। और लास्ट वाला क्या होगा? तो ग्रेटर देन और इक्वल टू -(x² - 4) ना। तो अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, इधर में क्या बच गया है? 2x² - 6x + 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -(x² + 4). 4 से है, अच्छा पहले 4 था, तो अभी इधर लेके आ जाएंगे तो 3x² - 6x + 3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो x² - 2x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो x - 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव आ गया। अब तो ये भी आंसर में आ गया एक। ये समझ में आया? तो यहां से भी x बिलोंग्स टू -2, 1 कंसिडर करना पड़ेगा। द रीजन में यहां से भी ये जो इनइक्वालिटी है इसके लिए ये ऑलवेज पॉजिटिव है। वो हमने डेटा ऐसा ले रखा है, सब पॉजिटिव ही आ रहा है। समझ में आया? अच्छा, सिमिलर तरीके से आगे के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो थर्ड वाले केस में क्या होगा बताओ? दोनों नेगेटिव, तो दोनों मॉड को हटाने के बाद क्या लिखना पड़ेगा? माइनस का मल्टीप्लाई। और फिर इसमें पहला वाला माइनस, लास्ट वाले में प्लस ही रहेगा। और ये तो ऑलरेडी इंक्लूड ही हो चुका है। सबका ऐसी मतलब सबको समझ में आया ना? अभी यही डाउट्स थे। चलो लॉग वाली इनइक्वालिटी हो गई। अभी इससे डिफिकल्ट तो अभी तो कुछ नहीं आएगा, कुछ आएगा तो 12th में।